शुरू करते हैं जी अपनी आज की क्लास। पिछली क्लास के अंदर प्रोनाउन में हमने मिसलिनियस वाला चालू कर लिया था, जिसमें हमने इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट वाला देखा, फिर देखा कि ये वर्ड प्रीपोजिशन की तरह से काम करते हैं, इनके बाद प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट लिखें, वो वाला कॉन्सेप्ट देखा। फिर हमने देखा वो जिरंड से पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव या पॉजेसिव केस ऑफ नाउन लगाना होता है, वो वाला कॉन्सेप्ट देखा। आज अपन नेक्स्ट इसको आगे चल रहे हैं, ठीक है। आइए ज़रा, कंपैरिजन सेम कैटेगरी में होता है सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से। कुछ याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है? मैंने एक सिंपल सा सेंटेंस लिखा था, ही इज टॉलर देन मी, नहीं आई होगा। कुछ याद आया? बोलो जी। ही सब्जेक्ट हो गया, इज लिंकिंग वर्ब हो गया, टॉलर एडजेक्टिव हो गया जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह से काम करता है, देन आपका कंजंक्शन हो गया। ये सब्जेक्ट नंबर 2 था। आगे एम वर्ब अंडरस्टूड थी। कुछ याद आया? मैंने कहा था इसको हाँ जी, मैंने कहा था कि ये दोनों चीज़ें सेम होनी चाहिए। सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से कंपैरिजन होता है, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से कंपैरिजन होता है। आ रही है बात समझ में? सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से। हाँ कि ना? सेम कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, डिट्टो सेम है। आप करिए, फिर मैं कराता हूँ। करो ट्राई। करण इज स्मार्टर देन मी, सो यू शुड सिलेक्ट हिम। करण मुझसे स्मार्ट है, करण मुझसे स्मार्ट है, इसलिए तुम उसको सिलेक्ट कर लो। करण मुझसे स्मार्ट है, इसलिए तुम उसको सिलेक्ट कर लो। ठीक है। करण क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। इज क्या है? लिंकिंग वर्ब हो गया। स्मार्टर क्या है? एडजेक्टिव है जो कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। थोड़ा साफ लिख दो। ठीक है। ये देन आपका कंजंक्शन हो गया। ये सो आपका फिर से कंजंक्शन है, अगला क्लॉज शुरू हो गया। यू सब्जेक्ट है, शुड हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल है, सिलेक्ट मेन वर्ब है, और ये इसका ऑब्जेक्ट है। ठीक। करण जो है वो मुझसे स्मार्ट है, इसलिए तुम उसको सिलेक्ट कर सकते हो। अब ऑब्वियस बात है, लिंकिंग वर्ब है तो लिंकिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट तो आते नहीं, यानी ऑब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट से तुलना तो पॉसिबल नहीं है, तो सब्जेक्ट की सब्जेक्ट से तुलना होगी, यानी यहाँ पे मीनिंग क्या होगा? आई होगा। आगे एम वर्ब अंडरस्टूड है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो तो नहीं लिख सकते हो। हाँ कि ना? ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है जी। ये सब्जेक्ट नंबर 2 बन जाएगा, ये लिंकिंग वर्ब बन जाएगा। क्लियर है जी इतनी बात? ये उसी कॉन्सेप्ट का, बस ये तो 100 से आगे वाला तो मैंने जानबूझ के सेंटेंस की लंबाई बढ़ाने के लिए लिखा है, कॉन्सेप्ट उतना ही है। नेक्स्ट पर जाइए। आगे जो मुझे सेंटेंस कराना है, मुझे आपको आगे सेंटेंस कराना है ये वाला। ठीक है। इसको पढ़ने के लिए पहले अपने को एक स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा जिसको बोलते हैं सिमिली, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सिमिली। सबसे पहले तो ये समझो कि सिमिली बनी क्यों, कहाँ यूज़ होती है। ग्रामर व्रामर इसके पीछे की बाद में बात करेंगे, इसके पीछे की ग्रामर व्रामर बाद में बात करेंगे, पहले समझते हैं होती क्या है। ज़रा समझने की कोशिश करना। मान लो जैसे इसमें नाइस वर्ड यूज़ कर रखा, तो नाइस की बात कर लेता हूँ मैं। एक वर्ड है नाइस, एक है नाइसर, और एक है नाइसेस्ट। ठीक है। अब नाइस कब लगाते हैं? नाइस कब लगाते हैं? जब हमें किसी और से तुलना ना करनी हो। शी इज़ नाइस, वो अच्छी है ना? शी हैज़ नाइस बिहेवियर, उसका नाइस बिहेवियर है। नाइस हम तब लगाते हैं जब हमें किसी और से तुलना ना करनी हो, इसको बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री। जैसे वर्ब की फॉर्म होती है ना, V1 V2 V3, एडजेक्टिव की होती है डिग्री। पहली वाली को बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री तब लगाते हैं जब किसी और से तुलना ना करनी हो। मुझे किसी और से तुलना करनी हो, इसकी तुलना दूसरे से। शी इज़ नाइसर देन अंजलि, शी इज़ नाइसर देन रोशनी। हाँ कि ना? वो उससे अच्छी है, तो ये लगाते हैं। शी इज़ द नाइसेस्ट ह्यूमन बींग, शी इज़ द नाइसेस्ट ह्यूमन बींग दैट आई हैव एवर मेट। ये आज तक की सबसे अच्छी ह्यूमन बींग है जिनसे मैं आज तक मिला हूँ। एक की तुलना बाकी सबसे करनी हो तो ये लगाते हैं, है ना? सेम ऐसे टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। मान लो मुझे लिखना है राहुल लंबा है, तो राहुल इज टॉल। राहुल अजय से लंबा है, राहुल इज टॉलर देन कुणाल, राहुल इज टॉलर देन कुणाल। और मुझे कहना है कि राहुल इस क्लास में सबसे ही लंबा है, राहुल इज द टॉलेस्ट बॉय इन हिज क्लास। मेरी बात आ रही है समझ में? तो ये तब लगाते हैं जब कोई तुलना ना करनी हो, ये तब लगाते हैं जनरली जब एक की तुलना दूसरे से करनी हो, ये तब लगाते हैं जब एक की तुलना सबसे करनी हो। ठीक। अब मान लो मेरी सिचुएशन ऐसी आ जाए कि मुझे तुलना तो करनी है, मुझे तुलना तो करनी है, लेकिन
कम ज़्यादा नहीं कहना, बराबर कहना है। मुझे कहना है कि वह उतना ही लंबा है जितना राजेश है, वो उतनी ही अच्छी है जितनी अंजलि है। तो कैसे कह पाऊंगा? इनमें से कोई वर्ड है जो वो काम कर पाए? बोलो, इनमें से कोई शब्द है जो वो काम कर पाएगा? नहीं। इसलिए बनाइए सिमिली। सिमिली को सिमिलर से याद कर सकते हो। सिमिली को सिमिलर से याद कर सकते हो। सिमिलर माने दो चीज़ें समान होना। सिमिली को याद करो आप सिमिलर से कि ये दो चीज़ें समान है। स्ट्रक्चर क्या यूज़ होता है? एज। दोनों साइड पे एज होगा। एज का यूज़ होता है तुलना करने के लिए। एज का मतलब होता है जैसा। ठीक है, दोनों साइड पे एज लगाएंगे, बीच में एडजेक्टिव या एडवर्ब लगाएंगे। डिपेंड करेगा, अगर नाउन की तुलना करानी होगी तो एडजेक्टिव लगाएंगे, वर्ब की तुलना करानी होगी तो एडवर्ब लगाएंगे। सेंटेंस से और अच्छा समझ में आएगा। सबसे पहले समझ में आया कि सिमिली क्या है, क्यों है, कहाँ लगाते हैं, समझ में आया। मैंने कहा कि ये एडजेक्टिव की डिग्री है। ये तब लगती है जब तुलना ना करनी हो, ये तब लगती है जब एक की तुलना दूसरे से करनी हो, तब लगती है जब एक की तुलना सबसे करनी हो। ये वाले वर्ड क्या ऐसा मीनिंग दे पाएंगे? वह उतना ही लंबा है जितना अजय है, वह उतनी ही सुंदर है जितनी रोशनी है? नहीं। उसके लिए हमें बनानी पड़ी ये स्ट्रक्चर जिसका नाम है सिमिली। क्लियर होगी इतनी बात? अब सिमिली में क्या होता है, दोनों साइड पे एज लगाते हैं स्ट्रक्चर में, और बीच में एडजेक्टिव या एडवर्ब आता है। ठीक है, अब आपको देखना होता है कि यहाँ पे मुझे नाउन की तुलना करनी है कि वर्ब की। सिंपल सा एक फंडा है, अगर लिंकिंग वर्ब लगी होगी, लिंकिंग वर्ब में तो कोई एक्शन होता नहीं, तो ऑब्वियस बात है दो नाउन की तुलना करनी है, तब तो यहाँ एडजेक्टिव आएगा। अगर एक्शन वर्ब लगी होगी तो कार्य हो रहा है, उसमें कार्य हो रहा है तो वो एक्शन की तुलना होगी, तो उस केस में एडवर्ब आएगा। इतनी सी बात है। एक बार अपने आप सोचो जरा, इसमें इन दोनों में क्या आएगा, अपने आप से सोचना, अपने आप से सोचना इसमें क्या आएगा। राधिका उतनी ही अच्छी है जितनी रोशनी है। अब यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो राधिका सब्जेक्ट है, इज लिंकिंग वर्ब है ना। लिंकिंग वर्ब है तो कोई एक्शन तो हो नहीं रहा, यानी राधिका की तुलना रोशनी से होगी। ये सब्जेक्ट नंबर 2 बनेगा, और आगे इज वर्ब अंडरस्टूड है, लिख दो तो ठीक, ना लिख दो तो ठीक। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक का, ये पूरे के पूरे को अगर कोई पूछेगा तो ये क्या काम कर रहा है? कंजंक्शन का काम कर रहा है। और इसके अंदर जो आपने लिखा है नाइस, ये एडजेक्टिव है और ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनेगा। यहाँ एडवर्ब नहीं आएगा, यहाँ एडजेक्टिव चाहिए क्योंकि लिंकिंग वर्ब लगी हुई है। लिंकिंग वर्ब है तो कोई एक्शन तो हो नहीं रहा, यानी दो नाउन प्रोनाउन की तुलना होगी। लेकिन वहीं अगर इस सेंटेंस की बात करें तो राधिका सब्जेक्ट होगी। राधिका बिहेव करती है, राधिका बिहेव करती है, कैसे बिहेव करती है? अच्छा बिहेव करती है, बुरा बिहेव करती है। राधिका बिहेव्स बैडली, राधिका बिहेव्स नाइसली। बिहेव वर्ब के बाद क्या आती हैं? एडवर्ब आती हैं। राधिका बिहेव्स नाइसली, राधिका बिहेव्स एरोगेंटली, राधिका बिहेव्स रूडली। हाँ के ना? तो बिहेव के बाद तो एडवर्ब आती हैं, तो यहाँ पे भी क्या आएगी? एडवर्ब आएगी। तो यहाँ पे नाइसली आ जाएगा। ये पूरा का पूरा क्या बनेगा? कंजंक्शन बनेगा। इसमें ये जो नाइसली है ये एडवर्ब बन रहा है, एडवर्ब मैनर बिहेव्स के लिए। आई बात समझ में? ये आपका सब्जेक्ट नंबर 2 हो जाता है। और यहाँ पे लिंकिंग वर्ब अंडरस्टूड हुई क्योंकि इधर भी लिंकिंग वर्ब थी। यहाँ पे एक्शन वर्ब है तो यहाँ पे एक्शन वर्ब अंडरस्टूड होगी। बिहेव को रिपीट नहीं करते, इसलिए यहाँ पे डज अंडरस्टूड मान लेते हैं। ये डज भी आप लिख दो तो ठीक, ना लिख दो तो ठीक। कुछ आई बात समझ? लेकिन ध्यान रखिएगा लेकिन एक छोटी सी बात ध्यान रखिएगा, ये तो है कंजंक्शंस, ये तो है कंजंक्शंस। सिमिली अपने आप में कंजंक्शन होती है। लेकिन अगर आप एक प्रीपोजिशन का यूज़ कर दो कभी तुलना के लिए, लेकिन अगर आप कभी जीवन में एक प्रीपोजिशन का यूज़ कर दो तुलना के लिए, जैसा आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था, लाइक को जब यूज़ करते हैं तुलना के लिए तो लाइक प्रीपोजिशन हो जाती है, याद है? राधिका सब्जेक्ट है, बिहेव्स वर्ब है, लाइक प्रीपोजिशन है। अगर आपने प्रीपोजिशन का यूज़ कर दिया तुलना करवाने के लिए, तो फिर सोचना नहीं है कि सब्जेक्ट की सब्जेक्ट से तुलना, ऑब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट से, ऐसा कुछ नहीं। फिर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट ही आएगा भाई। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा। ये सब्जेक्ट की सब्जेक्ट से तुलना, ऑब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट से तुलना, ये तब बातें, ये चोचले तब आएंगे जब कंजंक्शन हो, देन लगा हो या सिमिली लगी हो। अगर प्रीपोजिशन से तुलना करा दी, अगर प्रीपोजिशन से तुलना करा दी तो फिर ऑब्जेक्टिव केस ही आएगा। 30 सेकंड आप इस पर दोबारा नज़र मारिए, फिर मैं इसको रिवाइज कराता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। थैंक यू राकेश भाई, थैंक यू, सब आपकी मेहनत है।
हाँ जी, तो अपना टॉपिक शुरू हुआ आज ये कंपैरिजन वाली बात से। सिंपल सी बात है, सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से। इस सेंटेंस में बिल्कुल मामला सिंपल था, लिंकिंग और लगी हुई तो ऑब्जेक्ट तो आता नहीं, ऑब्जेक्ट आता नहीं तो इधर भी सब्जेक्ट आएगा, मी नहीं आई आ गया। ठीक है, अब अगर मैं आपको डायरेक्ट ये पढ़ाए बिना डायरेक्ट इस सेंटेंस पे ले आता, अगर मैं सिमिली के बारे में कुछ बताए बिना डायरेक्ट इस सेंटेंस पे ले आता, तो आप कहते हैं एज गुड एज क्या है सर, हमने तो ऐसा कोई स्ट्रक्चर देखा नहीं, पहले आपने पढ़ाया नहीं। तो इसलिए इसको पढ़ाने से पहले मैंने आपको ये पढ़ाया सिमिली क्या होती है, क्या स्ट्रक्चर होता है, कहाँ लगाते हैं, वो पढ़ाया मैंने। जैसे सिमिली एक स्ट्रक्चर है, एज के बीच में एडजेक्टिव या एडवर्ब फिर एज आता है। क्यों लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं, जब हमें तुलना तो करनी हो लेकिन बराबर कहना हो। शी इज़ एज टॉल एज अजय, वह उतनी ही लंबी है जितना अजय है। शी इज़ एज ब्यूटीफुल एज राधिका, वह उतनी ही सुंदर है जितनी राधिका है। जब हमें तुलना तो करनी हो लेकिन कम ज़्यादा ना कहना हो, बराबर कहना हो, उसके लिए अंग्रेजी में सिमिली स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है। क्लियर हुई इतनी बात? हाँ जी। राधिका, राधिका इज एज नाइसली एज, नाइस या नाइसली एज रोशनी। अब यहाँ पे आ रहा है लिंकिंग वर्ब, यहाँ पे आ रहा है लिंकिंग वर्ब। ठीक, अब लिंकिंग वर्ब आते ही हमें पता चल गया, लिंकिंग वर्ब आते ही हमें पता चल गया कि यहाँ पे कोई एक्शन तो हो नहीं रहा। एक्शन नहीं हो रहा तो यानी दो नाउन की तुलना करनी है, नाउन की तुलना करनी है तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे एडजेक्टिव आ जाएगा। अगर यहाँ पे एक्शन आ जाए, एक्शन आ जाए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एडवर्ब आ जाएगा। इतनी सी बात है, लेकिन ध्यान रखिएगा अगर आप प्रीपोजिशन का यूज़ करें, अगर आप प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे कंपैरिजन के लिए, यानी सिमिली ना लगा के, देन ना लगा के, ऐसे लाइक वगैरह का यूज़ करेंगे, तो प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ही आएगा, सब्जेक्टिव केस नहीं आएगा। क्लियर हो गया? चलिए इन दोनों सेंटेंसेस को देखिए। इन दोनों सेंटेंसेस को करके दिखाओ। अब ये आपको बिल्कुल ईजी लग रहा होगा। यू सब्जेक्ट हो गया, आर लिंकिंग वर्ब हो गया, ये जो स्ट्रक्चर है कंजंक्शन की तरह से काम करता है, जिसमें ये जो स्ट्रक्चर है ये एडजेक्टिव है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह से काम कर रहा है। अब यहाँ पे आपको पता है, यहाँ पे आपको पता है सब्जेक्ट की सब्जेक्ट से तुलना करनी है, क्योंकि लिंकिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट तो आता नहीं, यानी यहाँ पे इसकी जगह पे आप क्या क्या लगा दोगे, ही लगा दोगे। आगे यहाँ पे इज वर्ब अंडरस्टूड है, लिखना चाहो तो लिख दो, ना लिखना चाहो तो ना लिखो। ये ही आपका सब्जेक्ट नंबर 2 है, ये आपकी वर्ब नंबर 2 है। ये आगे की जो बात है खाली सेंटेंस की लंबाई बढ़ाने के लिए लिखी गई है, जिसमें सो आपका कंजंक्शन है, डू आपका हेल्पिंग वर्ब है, नॉट आपका एडवर्ब है, वरी आपका मेन वर्ब है। ये इंपेरेटिव में लिखी गई, याद है, ऑर्डर एडवाइस रिक्वेस्ट करना। इन दोनों वर्ब का अंडरस्टूड सब्जेक्ट जो है, इन दोनों वर्ब का अंडरस्टूड सब्जेक्ट जो है वो यू है। इंपेरेटिव सेंटेंसेस में अंडरस्टूड सब्जेक्ट हम किसको मानते हैं, यू को मानते हैं। एंड क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया, डिलीवर वर्ब हो गया, और स्पीच क्या हो गया, इसका ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर है? इस सेंटेंस का मतलब क्या है, मान लो दो लड़के थे, कॉलेज वॉलेज में होता है ना, दो लड़कों को इकट्ठा प्रोजेक्ट मिल जाता है। अब दो में से एक प्रोजेक्ट बनाने में अच्छा था और एक प्रेजेंटेशन देने में अच्छा था। एक ने प्रेजेंटेशन बना दी, दूसरे को देनी थी। बाय चांस उसको क्या हो गया, उसको डेंगू हो गया, कुछ और हो गया, वो आ नहीं पाया। तो अब ये घबरा रहा है, यार मैं तो बोलने में अच्छा नहीं हूँ, ऐसे ऐसे थर थर काँप रहा है। तो टीचर इसको मोटिवेट करने के लिए कह रहा है, क्या कह रहा है, तू उतना ही अच्छा है जितना वो है, तू उतना ही अच्छा है जितना वो है, इसलिए घबरा मत, इसलिए घबरा मत और स्पीच डिलीवर कर दे, इसलिए घबरा मत और स्पीच डिलीवर कर दे। आई मेरी बात समझ में? चलो जी, राजेश उसकी तरह स्मार्ट नहीं, राजेश उसकी तरह स्मार्ट नहीं। अब राजेश सब्जेक्ट है, इज लिंकिंग वर्ब है, नॉट यहाँ पर एडवर्ब है, स्मार्ट यहाँ पर एडजेक्टिव है जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह से काम कर रहा, लाइक प्रीपोजिशन है। अब काफ़ी बच्चों के दिमाग में वही चीज़ रहेगी, सब्जेक्ट की सब्जेक्ट से तुलना होती है, ऑब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट से, लिंकिंग वर्ब आ रही है, कोई ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो यहाँ ही लगाने की सोचेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, लाइक एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आएगा, ही नहीं आएगा। यहाँ पर यह वाक्य नो एरर है।
क्लियर हो गया जी। नेक्स्ट पर जी, जरा एक बार इस सेंटेंस को पढ़िए और सोचने की कोशिश करिए कि यहाँ पे ही आना चाहिए कि हिम आना चाहिए। एक बार आप अपने आप से इसका मीनिंग निकालिए, फिर मैं करवाता हूँ। मैंने बताया था ना, जब ये पहली बार पढ़ाया था ही इज टॉलर देन मी नहीं आई आएगा, तब मैंने कहा था दूसरे भी सेंटेंस कराएंगे, मी भी ठीक कराएंगे, टेंशन मत लो। मी कब ठीक होता है, आई कब ठीक होता है, इसकी और डेप्थ में जाएंगे। आज वो घड़ी आ चुकी। करिए इसको। थैंक यू पवन भाई, थैंक यू। चलो अब अगर बात करूं मैं ग्रामर की, अब अगर मैं बात करूं ग्रामर की, तो मोहन सब्जेक्ट है, ट्रस्ट वर्ब है, मी इसका ऑब्जेक्ट है, मोर यहाँ पर एडवर्ब है। मोहन ट्रस्ट्स मी मोर, एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ डिग्री है ट्रस्ट के लिए। देन यहाँ पर कंजंक्शन भी हो सकता है, प्रीपोजिशन भी हो सकता है, इसकी बात अभी आगे करेंगे। देन क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या बनेगा, इसकी बात अभी आगे करेंगे। ठीक है, अभी अपन बात करते हैं जरा इनकी। अब अगर मैं सिर्फ ग्रामर के नज़रिए से देखूं, अब अगर मैं सिर्फ ग्रामर के नज़रिए से देखूं, तो पहले जितने अपन ने सेंटेंस किए, पीछे जितने अपन ने सेंटेंस किए, सब में क्या आ रहा था, लिंकिंग वर्ब आ रही थी। ठीक है, लिंकिंग वर्ब आ रही थी तो ऑब्जेक्ट नहीं था, ऑब्जेक्ट नहीं था तो ऑब्जेक्टिव केस से कोई मतलब ही नहीं था कंपैरिजन होने का। लेकिन यहाँ पे अगर हम देख पा रहे हैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों है, तो दोनों से तुलना पॉसिबल है, सब्जेक्ट से भी तुलना पॉसिबल है, ऑब्जेक्ट से भी तुलना पॉसिबल है। तो अगर मैं सिंपल ग्रामर की बात करूं, अगर मैं सिंपल ग्रामर की बात करूं, तो यहाँ पे ही भी ठीक है और हिम भी ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ही लिखूंगा तो तुलना हो जाएगी मोहन से, अगर मैं यहाँ पे हिम लिखूंगा तो तुलना हो जाएगी मी से। ये दोनों ही यहाँ ग्रामेटिकली ठीक है, दोनों ही ठीक है। अब काम इतना जान लेने से नहीं चलेगा, अब हमें जानना पड़ेगा कि ही लगाने से क्या मीनिंग आता है, हिम लगाने से क्या मीनिंग आता है, तभी तो पता चलेगा ना कि ही कब लगाना है और हिम कब लगाना है। मेरी बात समझ आप पा रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ? अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि ही कब लगाते हैं, हिम कब लगाते हैं, दोनों से क्या मीनिंग आता है। फिर उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे फिर से रिवाइज करेंगे एक बार। फिर आप मुझे ये वाला सेंटेंस करके दिखाओगे, क्योंकि सारा गेम मीनिंग का है। आई, यहाँ पे आई लगाने से कुछ और मीनिंग आएगा, मी लगाने से कुछ और मीनिंग आएगा। मेरी बात आई कुछ समझ में क्या कहना चाहता हूँ? आओ समझने की कोशिश करते हैं। एक बार कमेंट से उंगलियां हटा लो, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत प्रीमियम कॉन्सेप्ट है। एक बार कमेंट से उंगलियां दूर कर लो, 15 मिनट के लिए शांति से मेरी बात सुनो। ठीक, आ जाइए। मोहन ट्रस्ट मी मोर देन ही स्लैश हिम, मोहन ट्रस्ट मी मोर देन ही स्लैश हिम। मोहन मुझ पर भरोसा करता है, मोहन मुझ पर भरोसा करता है। आगे आप ही लिखो चाहे हिम लिखो, इतनी बात तो देखो तय है कि मोहन मुझ पर भरोसा करता है। एक काम करते हैं, थोड़ी सी ना ज़िंदगी आसान हो जाएगी, थोड़ी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। एक काम करते हैं कि यहाँ पे इनके थोड़े नाम रख लेते हैं, थोड़ा समझना आसान हो जाएगा। मी का नाम मैं अमन रख लेता हूँ, और ये ही का नाम मैं कुणाल रख लेता हूँ। ठीक है, ही का नाम मैं कुणाल रख लेता हूँ। ठीक है, अब जरा मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। चाहे आप वहाँ पे ही लगाओ चाहे हिम लगाओ, एक बात तय है कि मोहन जो है वो मी पर यानी अमन पर भरोसा करता है। इतनी बात तो फिक्स है ना। जो भी चेंज आ रहा है कुणाल में हो रहा है, जो भी चेंज आ रहा है कुणाल में हो रहा है, लेकिन इतनी बात तो फिक्स है ना कि मोहन जो है वो मी यहाँ पर यानी अमन पर भरोसा करता है। इतनी बात तो फिक्स है बिल्कुल, हाँ के ना? चाहे आप ही लगाओ चाहे हिम लगाओ, इतनी बात तय रहेगी कि मोहन जो है वो मी पर यानी अमन पर भरोसा करता है। ठीक है, अब मान लीजिए आपने ही लगाया, ही क्या है, सब्जेक्टिव केस है। ही क्या है, ही सब्जेक्टिव केस है। सब्जेक्ट कौन होता है, जो एक्शन का डूअर होता है। मेरी बात ध्यान से समझना, मोहन अमन पर भरोसा करता है, मोहन मुझ पर भरोसा करता है, काम हो रहा है भरोसा करने का। आप सेंटेंस में एक सब्जेक्ट बढ़ा रहे हो,
देन कंजंक्शन है जो तुलना कराने के काम आती है। आप तुलना कर रहे हो सब्जेक्टिव केस से, यानी तुलना होगी मोहन से। तुलना कब होती है? जब दोनों जने सेम हो। अब यहाँ पे ही की अगर ही लगाओगे तो मोहन यानी सब्जेक्ट से तुलना होगी, यानी दोनों इस काम को करेंगे। अगर आप ही लगाते हो तो वाक्य में, अगर आप ही लगाते हो तो सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट बढ़ जाता है। अगर आप ही लगा दोगे तो सेंटेंस के अंदर एक नया सब्जेक्ट बढ़ गया। एक पहले से था, एक पहले से था और एक नया आ गया, ये ही यानी कुणाल। ठीक है जी। मोहन भी अमन पर भरोसा करेगा और कुणाल भी अमन पर भरोसा करेगा, लेकिन मोर लगा होने से पता चल रहा है कि कुणाल ज़्यादा करेगा। मोहन ज़्यादा करेगा। मोहन भी अमन पर भरोसा करता है, कुणाल भी अमन पर भरोसा करता है। मोहन भरोसा करता है मुझ पर, मोहन भरोसा करता है मुझ पर ज़्यादा। किससे ज़्यादा? जितना कुणाल मुझ पर करता है ना, उससे ज़्यादा। ही लगाने से ये मीनिंग आएगा। लेकिन अगर आप इस वाक्य में हिम लगा दोगे, अगर आप इस सेंटेंस में हिम लगा दोगे तो आपने अब सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट बढ़ा दिया। हिम क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है। सब्जेक्ट एक ही है इस बार ऑब्जेक्ट तो हो गए, एक ये और एक ये। ऑब्जेक्ट कौन होते हैं? जिस पर काम किया जाता है, यानी ट्रस्ट वर्ब का रिसीवर। अब इस सेंटेंस का क्या मतलब निकलेगा? अब इस सेंटेंस का मतलब निकलेगा कि मोहन ही मुझ पर भरोसा करता है और मोहन ही कुणाल पर भरोसा करता है, लेकिन मुझ पर ज़्यादा करता है। अब इस सेंटेंस का मतलब निकलेगा मोहन मुझ पर भरोसा करता है, मोहन मुझ पर भरोसा करता है ज़्यादा। कितना? किससे? जितना मोहन कुणाल पर भरोसा करता है ना, उससे ज़्यादा। दोनों जैसे ही लगाओगे हिम लगाओगे, सेंटेंस के मीनिंग बिल्कुल अलग अलग हो गए। एक बार आप इसको दोबारा दिमाग में रिवाइज करो, फिर मैं इसको दोबारा रिवाइज कराऊंगा, फिर इस सेंटेंस से फिर दोबारा दो बार बोलूंगा। समझ में आएगा कैसे? नहीं, हिम्मत रखना। बस एक बार 30 सेकंड के लिए जो मैंने बातें बोली आप रिवाइज करो अपने माइंड में, फिर मैं कराता हूं। एक बार फिर से देखते हैं, ठीक है। मोहन मुझ पर भरोसा करता है, मोहन मुझ पर भरोसा करता है। अब आगे तुलना करनी ही या हिम से। ही और हिम, अगर मैं ग्रामर की बात करूं, अगर सिर्फ ग्रामर की बात है तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों आ रहे हैं, इसलिए इधर दोनों से कंपैरिजन पॉसिबल है। ही हिम दोनों आ सकते हैं, दोनों ठीक हो गए। ठीक, लेकिन कुछ तो फर्क होगा ना यार। ही लगाएंगे तो कुछ मीनिंग आएगा, हिम लगाएंगे तो कुछ मीनिंग, कुछ तो फर्क होगा। और एरर भी, ये एरर नहीं आ पाएगा, एरर भी इस पे ऐसा ही आएगा। आगे कुछ सेंटेंस और देगा, उस सेंटेंस को जज करके आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा मीनिंग देना चाहता है, ये वाला कि ये वाला। सारा गेम उसी का है। एक बार फिर से ट्राई करता हूँ। देखो, मोहन मुझ पर भरोसा करता है, इतनी बात तो कॉमन रहेगी, चाहे तुम ही लगाओ चाहे हिम लगाओ, इसमें तो कुछ बदलाव होने नहीं वाला। ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो फिक्स है। मोहन मुझ पर भरोसा करता है, मोहन मुझ पर भरोसा करता है, मैंने दोनों जगह लिख लिया। ठीक है। ही लिखने से क्या होगा? ही एक सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्टिव केस है तो यानी डूअर बढ़ जाएगा, यानी दो डूअर हो गए। मोहन भी मुझ पर भरोसा करता है और ये ही यानी कुणाल भी मुझ पर भरोसा करता है, मोहन ज्यादा करता है। ही लिखोगे तो दो डूअर हो जाएंगे, काम दो लोग करेंगे। ऑब्जेक्ट एक ही है, मी। ही लिखा था आपने तो सब्जेक्ट दो हो गए, ऑब्जेक्ट एक हो गया। मोहन भी मुझ पर भरोसा करता है, कुणाल भी मुझ पर भरोसा करता है, मोहन ज्यादा करता है। हिम लिखोगे तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट दो हो जाएंगे, यानी सब्जेक्ट तो एक ही रह गया मोहन, मी ऑब्जेक्ट हो गया और हिम ऑब्जेक्ट हो गया। मोहन ही मुझ पर भरोसा करता है और मोहन ही कुणाल पर भरोसा करता है। मोहन ही मुझ पर भरोसा करता है और मोहन ही कुणाल पर भरोसा करता है, वह मुझ पर ज्यादा करता है। ये इसका मीनिंग निकलेगा। आई कुछ क्लैरिटी? चलो एक काम करो, अब इस सेंटेंस का जो मीनिंग आएगा ना, आई लगाने से क्या मीनिंग आएगा, मी लगाने से क्या मीनिंग आएगा, एक बार आप अपने आप सोचो। उससे पहले मैं, कुछ बच्चे अभी सांस लेना थोड़ा सा बंद हो जाता है उनका। देन के बाद जब सब्जेक्टिव केस लिखते हैं तो देन कंजंक्शन मानी जाती है, जब ऑब्जेक्टिव केस लिखते हैं तो प्रीपोजिशन मानी जाती है। जब आप ही लगाओगे तो हाँ, ही के बाद आगे सर डज वर्ब अंडरस्टूड हो जाएगी ना। हाँ बच्चे, जब ही लिखेंगे तो आगे डज वर्ब अंडरस्टूड हो जाएगी। ठीक है ना, बताता तो कुछ लोग ना सांस बंद हो रहे हैं, अस्थमा टाइप फील होता है उनको। दैन जो है वैसे एजमा बोलते हैं उसको, ठीक है। हिंदी में अस्थमा बोल देते हैं, वैसे इंग्लिश में एजमा। दैन कंजंक्शन भी होती है, प्रीपोजिशन भी होती है।
लिंकिंग वर्ब के केस में हमेशा कंजंक्शन होगी। क्यों? क्योंकि लिंकिंग वर्ब में कभी ऑब्जेक्टिव केस आएगा नहीं, सब्जेक्ट की सब्जेक्ट से तुलना होगी, इसलिए लिंकिंग वर्ब में हमेशा कंजंक्शन ही होती है, इसलिए मैं अब तक कंजंक्शन लिख रहा था। देन प्रीपोजिशन कब होगी? जब ऐसा केस बनेगा। ठीक, अगर आगे सब्जेक्टिव केस लिखोगे तो उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच कंजंक्शन कहोगे, आगे ऑब्जेक्टिव केस लिखोगे तो प्रीपोजिशन कहोगे। क्लियर? जब सब्जेक्टिव केस लगाओगे तो ऑब्वियसली आगे वर्ब अंडरस्टूड माननी पड़ेगी। डज वर्ब आगे अंडरस्टूड है, लिखो तो ठीक, ना लिखो तो ठीक। एक ट्राई इसकी करो अपने आप, फिर मैं कराता हूं। हाँ जी, अजय सब्जेक्ट है, अजय सब्जेक्ट है, नोज वर्ब है, देम इसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, बेटर यहाँ पर एडवर्ब की तरह से काम कर रहा है। गुड बेटर बेस्ट एडजेक्टिव भी होता है और वेल बेटर बेस्ट एडवर्ब भी होता है। ये यहाँ पर नो के लिए आया जो उन्हें और बेहतर जानता है, ज़्यादा जानता है वाला मीनिंग है, तो यहाँ पे ये एडवर्ब माना जाएगा। ठीक, फिर से बता रहा हूँ, बेटर एडजेक्टिव भी होता है, बेटर एडवर्ब भी होता है। अगर मैं कहूँ ये बेटर ऑप्शन है, आगे नाउन लिखा ऑप्शन, बेटर ऑप्शन, यहाँ एडजेक्टिव हो गया। लेकिन अगर मैं कहूँ ही परफॉर्म्ड बेटर, उसने बेहतर परफॉर्म किया, ही परफॉर्म्ड बेटर देन अजय, उसने अजय से बेहतर परफॉर्म किया है, तो यहाँ पे बेटर क्या होगा? एडवर्ब होगा। सेंटेंस पे डिपेंडेंट होता है, बेटर एडजेक्टिव भी हो सकता है, बेटर एडवर्ब भी हो सकता है। ठीक, आइए, वो देन वही फिर से कंजंक्शन भी बन सकता है, प्रीपोजिशन भी बन सकता है। अब यहाँ पे ग्रामर की बात करें तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों हैं, तो लो दोनों ठीक हो गए। लेकिन आई लगाने से क्या मीनिंग आएगा, मी लगाने से क्या मीनिंग आएगा, उसको समझना है। इतनी बात हर बच्चे को पता चलेगी कि अजय उन पर भरोसा करता है, ये बात तो फिक्स है। ठीक है, अजय उन पर भरोसा करता है, ये दैम मान लो सोनू, मोनू और टिल्लू है। ठीक है, ये दैम कौन है? सोनू, मोनू और टिल्लू। ठीक, और आई कौन है? ये अमन है। ठीक है, आई लगाओगे तो मीनिंग आएगा कि अजय भी सोनू, मोनू और टिल्लू पर भरोसा करता है और अमन भी सोनू, मोनू और टिल्लू पर भरोसा करता है, लेकिन अजय ज्यादा करता है। लेकिन जब आप लिखोगे, लेकिन जब आप ऐसे, ये वाली बात तो देखो फिक्स रहेगी। जो चेंज हो रहा है इधर हो रहा है ना, इसमें तो कोई चेंज नहीं हो रहा। अजय जो है वो सोनू, मोनू, टिल्लू पर भरोसा करता है, ये बात तो फिक्स है, ये बात तो फिक्स है। अब अगर मी लगा दोगे तो ये इधर आ जाएगा, ऑब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा। अब इसका क्या मीनिंग होगा कि अजय सोनू, मोनू, टिल्लू पर भी भरोसा करता है और अजय अमन पर भी भरोसा करता है, लेकिन सोनू, मोनू, टिल्लू पर वो थोड़ा भरोसा ज्यादा करता है, अमन की बात पे उसको भरोसा कम है। समझ में आया? आई लगाने से वो मीनिंग आएगा, मी लगाने से ये मीनिंग आएगा। आई लगाने से सब्जेक्ट बढ़ जाता है, डूअर दो हो जाते हैं, मी लगाने से ऑब्जेक्ट बढ़ जाता है, रिसीवर दो हो जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट था। हाँ, आई लगाओगे तो देन कंजंक्शन माना जाएगा, मी लगाओगे तो प्रीपोजिशन माना जाएगा। हाँ, आई के बाद डू वर्ब अंडरस्टूड होती है, लगाओ तो ठीक, ना लगाओ तो ठीक। अब मुझे लगता है कि क्लियर आ गया होगा। ठीक है, अब अगर आपको ये सारी बातें क्लियर हुई हैं तो एक बार इसकी ट्राई करो आराम। देखो, अगर ये सेंटेंस इतना ही होता ना, मैं आपको हिंट दे देता हूं, अगर ये सेंटेंस इतना ही होता तो दोनों ठीक हो जाते। अगर ये इतना ही होता ना, दोनों ठीक हो जाते, दोनों के अपने अलग अलग मीनिंग होते। लेकिन ये आगे की बात को आपको पढ़ना है और सोचना है कि आगे की बात से क्या पता चल रहा है, क्या मीनिंग देना है, किन का कंपैरिजन कराना है, सब्जेक्ट का कंपैरिजन कर रहा है कि ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन कर रहा है, उस हिसाब से लगाना है। करो ट्राई। हाँ भाई, 90% क्लास सही आंसर दे रही है,
90 क्या बल्कि 95 97। कुणाल भरोसा करता है, अगर पता है ये सेंटेंस आगे ना होता तो आई लगाते तो मीनिंग आता कि कुणाल भी इस पर भरोसा करता है, मैं भी करता हूँ, कुणाल ज़्यादा करता है। मी लगाते तो मीनिंग आता कुणाल इस पर भी भरोसा करता है, कुणाल मुझ पर भी करता है, इस पर ज़्यादा करता है। अगर ये आगे सेंटेंस ना होता तो ग्रामेटिकली दोनों ठीक होते। लेकिन अब मैंने आगे सेंटेंस पढ़ा, इसलिए उसने पैसों वाला बैग उसको दिया, मुझे नहीं। इसलिए उसने पैसों वाला बैग उसको दिया, इसलिए उसने पैसों वाला बैग उसको दिया, मुझे नहीं। यानी तुलना किस किस की होनी है, हिम और मी की, यानी दो ऑब्जेक्ट की तुलना होनी है। सिचुएशन इमेजिन करो, ये कुणाल मान लो, ये जो कुणाल है और ये दूसरा जो लड़का, इसका नाम रख लेते हैं सौरभ, ठीक है, और मेरा नाम अमन है। हम तीनों लोग जा रहे हैं, कुणाल, सौरभ और मैं, किसी को पैसे पकड़ाने, कंपनी का पैसा है, हमें जाके किसी को दे के आना है, ठीक है। अब हमारा जो बॉस है वो कुणाल है, पैसों का बैग उसके पास था, ऐसे करके बैठा बैग को, ठीक। अब है क्या चीज़, तीनों लोग हम अपना ट्रेन में जा रहे हैं, मैं कुणाल के साइड वाली बर्थ पे हूँ, उधर अपना फ़ोन वोन चला रहा हूँ, और ये जो तीसरा बंदा था सौरभ, ये ऊपर वाली बर्थ पे और ये सो चुका है, ठीक। थोड़ी देर बाद कुणाल को वॉशरूम जाना है, वॉशरूम में तो बैग क्या ही लेके जाएगा। अब मैं इसके साइड पे बैठा हूँ, साइड बर्थ पे फ़ोन चला रहा हूँ, जाग रहा हूँ, ये बैग मुझे नहीं देके गया भाई। इसने सौरभ को ऊपर वाली बर्थ पे जगाया और बैग उसको देके गया। तो इसका क्या मतलब समझूं मैं, क्या मतलब समझूं कि कुणाल भले ही थोड़ा मोटा भरोसा मुझ पे भी करता होगा, लेकिन उस पर ज्यादा भरोसा करता है वो। तो यहां पे दो ऑब्जेक्ट की तुलना होनी थी, यहां पर दो ऑब्जेक्ट की तुलना होनी थी। अगर मैं इस सेंटेंस को तोड़ूं तो कुणाल सब्जेक्ट है, ट्रस्ट वर्ब है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, मोर एडवर्ब है, देन यहाँ पर प्रीपोजिशन बनेगा, ये मी जो है इसका ऑब्जेक्ट बनेगा, प्रीपोजिशन का आई नहीं आएगा यहाँ। सो जो है आपका कंजंक्शन है, ही सब्जेक्ट है, गे वर्ब है, बैग इसका ऑब्जेक्ट है, दैट यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है, बैग की विशेषता बताने के लिए आया है, कंजंक्शन भी है, साथ में सब्जेक्ट भी है, हैड आपका मेन वर्ब है, मनी इसका ऑब्जेक्ट है, टू प्रीपोजिशन है, ये हिम इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। अगर आपको याद हो, एंड नॉट, बट नॉट जो होते हैं ये प्रीपोजिशनल स्ट्रक्चर होते हैं, और मीन्स प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ठीक। इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि कुणाल भरोसा करता है उस पर मुझसे ज़्यादा। कुणाल ना सौरभ पर भरोसा करता है मुझसे ज़्यादा, जितना कुणाल मुझ पे भरोसा करता है ना, उससे ज़्यादा सौरभ पे भरोसा करता है, तभी तो उसने पैसों वाला बैग सौरभ को दिया, मुझे नहीं दिया। आ रही है बात समझ में। इसलिए आपको आई लगाने से क्या मीनिंग आता है, मी लगाने से क्या मीनिंग आता है, ये क्लैरिटी होनी चाहिए। ये था कॉन्सेप्ट, इन दो सेंटेंस में था कॉन्सेप्ट, और ये था उसका एग्जीक्यूशन। एक सेंटेंस और कर दो, इस सेंटेंस में बताओ आई आएगा कि मी आएगा, या दोनों आ सकते हैं, या क्यों, करो ट्राई। She can speak English more fluently. She can speak English more fluently than I/me. She can speak English more fluently than I/me. अब यहाँ पे अगर देख पा रहे हो तो शी सब्जेक्ट है, कैन हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल है, स्पीक मेन वर्ब है, और ये इंग्लिश इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। शी कैन स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश बोल सकती है फ्लुएंटली, ये बना एडवर्ब ऑफ मैनर। कितना फ्लुएंटली, ज़्यादा फ्लुएंटली, ये बना एडवर्ब ऑफ डिग्री। अब अगर मैं सीधा सीधा ग्रामर के रट्टे की बात करूं तो आपका दिमाग क्या कहेगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों हैं तो इधर भी दोनों आ सकते हैं। नहीं भाई, दोनों नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि अगर तू इधर मी लगा देगा, तेरे को पता है ना कि शी जो है वो इंग्लिश बोल सकती है, इतनी बात तो फिक्स है। शी जो है वो इंग्लिश बोल सकती है, इतनी बात तो फिक्स है, हाँ के ना।
अगर मैं यहाँ पे आई लिखता हूँ, अगर मैं यहाँ पे आई लिखता हूँ तो मतलब ये बना कि शी भी इंग्लिश बोल लेती है, मैं भी इंग्लिश बोल लेता हूँ, शी और बढ़िया बोल लेती है और फ्लुएंटली बोल लेती है। लेकिन अगर मी लिख दोगे तो इसका मतलब क्या बना, शी इंग्लिश भी बोल लेती है और शी मी भी बोल लेती है। भाषा का और एक इंसान का कंपैरिजन, स्पीक वर्ब का ऑब्जेक्ट मी बन सकता है क्या? अरे जो भी यहाँ लिखते हो, जो भी यहाँ लिखते हो, आई लिखते हो तो आई सब्जेक्ट बनता है स्पीक का, मी लिखते हो तो मी ऑब्जेक्ट बनेगा स्पीक का। शी स्पीक मी, स्पीक वर्ब का ऑब्जेक्ट कभी ह्यूमन बीइंग हो सकता है क्या? स्पीक टू मी तो हो सकता है, स्पीक मी तो हो नहीं पाएगा। तो समझ जाओ ये कंपैरिजन इलॉजिकल है, नॉट पॉसिबल है, इसलिए यहाँ पे आई ही आएगा। देन यहाँ पर कंजंक्शन है, देन यहाँ पर कंजंक्शन है, आई सब्जेक्ट नंबर आपका 2 हो गया, और इसके बाद कैन वर्ब अंडरस्टूड है, लिख दो तो ठीक, ना लिख दो तो ठीक। शी कैन स्पीक इंग्लिश मोर फ्लुएंटली देन आई कैन, लिखो तो ठीक, ना लिखो तो ठीक। अब मुझे लगता है कि क्लैरिटी आ गई होगी। अब आते हैं जटिलता पे। अभी तक हमने देखा सब्जेक्ट की सब्जेक्ट से तुलना करानी हो तो ही लिख दो, ऑब्जेक्ट बनाना तो हिम लिख दो, सब्जेक्ट बनाना तो आई लिख दो, ऑब्जेक्ट बनाना हो तो मी लिख दो, सब्जेक्ट बनाना हो तो वी लिख दो, ऑब्जेक्ट बनाना हो तो अस लिख दो, सब्जेक्ट बनाना हो तो दे लिख दो, ऑब्जेक्ट बनाना हो तो देम लिख दो। लेकिन अगर यू लिख दें तो यू का तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव के सेम होता है, यू का तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव के सेम होता है। अब क्या करेंगे? हाँ कि ना? फिर क्या करेंगे? अब जो आगे ये जो वर्ब अंडरस्टूड करते आ रहे थे ना अब तक, कैन लिख दो, ना लिख दो, बात एक ही है ना? यहाँ यहाँ तो चलो आई आया ही नहीं, यहाँ पे आई लिख दोगे तो डू अंडरस्टूड हो जाएगा, लिख दो ना लिख दो बात एक ही है। ही लिख दोगे तो डज अंडरस्टूड हो जाएगा, लिख दो ना लिख दो बात एक ही है। अब वो लिख दो ना लिख दो बात एक ही है से काम नहीं चलेगा, अब वो लिख दो ना लिख दो बात एक ही है से काम नहीं चलेगा। अब आपको मेंशन करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे यू डू लिखोगे तो ये माना जाएगा सब्जेक्टिव केस, तब माना जाएगा कि ये सब्जेक्ट से तुलना करा रहा है। अगर आप यहाँ पे अकेला यू लिख दोगे तब ये माना जाएगा ऑब्जेक्टिव केस, यानी ये इससे तुलना करा रहा है। यानी अगर मैं यहाँ पर इतनी बात तो देखो तय है कि ही जो है वो अस को जानता है। अगर यहाँ पे यू डू लिखोगे तब तो ये सब्जेक्ट माना जाएगा, ये वाला मीनिंग देगा कि वो भी हमें जानता है, तू भी हमें जानता है, लेकिन वो ज़्यादा जानता है। और अगर अकेला यू लिखोगे तब ये मीनिंग आएगा कि वो भी हमें जानता है, वो तुझे भी जानता है, लेकिन हमें ज़्यादा जानता है। अब समझ में आया? हाँ जी। अगर सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव के सेम बात अगर यहाँ किसी का नाम लिख दें, करण लिख दें, सेम बात अगर यहाँ पे करण लिख दें तो उस पर भी लागू होगी, क्योंकि करण नाउन है और इसका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव के सेम होता है। अगर आप करण वर्ड लिखना चाहोगे तो सेम बात ये काम आपको करण के साथ करना पड़ेगा, करण डज और करण लिखना पड़ेगा। करण डज यहाँ पे सब्जेक्टिव केस माना जाएगा और करण यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस माना जाएगा। बोलो जी, क्लियर हुआ? इस चीज़ की एग्जीक्यूशन यहाँ है। इस सेंटेंस को देखो और मुझे बताओ यहाँ सब्जेक्टिव केस चाहिए कि ऑब्जेक्टिव केस चाहिए। अगर सब्जेक्ट चाहिए हो तो यू डू लगेगा, ऑब्जेक्ट चाहिए हो तो यू लगेगा। किसकी किससे तुलना हो रही है? सेंटेंस पढ़ो, मीनिंग देखो, बताओ। पीछे वाले में दोनों ठीक थे भाई, पीछे वाले में ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। पीछे वाले में यू डू और यू डू दोनों ठीक है, डिपेंड करता बोलने वाले पे। अगर वो ये मीनिंग देना चाहेगा तो यू डू लगा लेगा, ये मीनिंग देना चाहेगा तो यू लगा लेगा। इससे मैंने आपको ये सिखाया कि यू डू और यू में क्या फ़र्क है, कौन सा कब लगाते हैं, क्या लगाने से क्या मीनिंग आएगा। ठीक है? उसका जो एग्जीक्यूशन है वो यहाँ पे है, इसको देख और सोच।
हाँ अरविंद पांडे, डू की जगह नो भी लिख सकते हैं, परंतु बात यह जैसे नाउन को रिपीट होने से बचाने के लिए प्रोनाउन होते हैं। अब नो नो वर्ब 2 बार क्यों लिखेंगे, उसकी जगह पे डू वर्ब लिख देते हैं। मेरी बात आ रही है समझ में? जैसे लिंकिंग वर्ब के केस में आगे मैं क्या कह रहा था, आगे इज अंडरस्टूड है, एम अंडरस्टूड है, ये कर नहीं रहे थे अपन। जब लिंकिंग वर्ब थी ही इज टॉलर देन आई एम अंडरस्टूड हो गया। अब अगर कोई एक्शन वर्ब है तो उस वर्ब को दोबारा लिखने के बजाय डू अंडरस्टूड मान लेते हैं, इतनी सी बात है। इसको इतना टफ क्यों बना रहे हो, इतनी बड़ी तो ये चीज है ही नहीं। तो यहाँ पे इस वाक्य का ये अर्थ ये है, मान लो कोई बंदा है, मेट्रो में बैठा है, वो सीट पे बैठा है, ठीक है। अब एक औरत आई, उसकी गोद में बच्चा है, उसको देख के भी वो खड़ा नहीं हो रहा, तो बगल वाले अंकल उसको कह रहे हैं भाई भाई इस सीट की जरूरत तुझसे ज्यादा इसको है, इस सीट की ना, इस सीट की इस औरत को तुझसे ज्यादा जरूरत है, तो इस सीट तू उसको दे दे। ये कुछ सिनेरियो है, ठीक है। अब यहाँ पे जरा समझने की कोशिश करो, ये सब्जेक्ट है, नीड्स वर्ब है, और ये सीट इसका ऑब्जेक्ट है। दिस यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। उसे ये सीट चाहिए तुमसे ज़्यादा, तुम्हें भी चाहिए, मैं मानता हूँ कि हाँ भैया तुम्हारे पैर दुखते, तुम्हें भी चाहिए, लेकिन उसको तुमसे ज़्यादा चाहिए, ठीक है। चाहिए तो तुम्हें भी ये सीट। अब यहाँ पे जरा समझने की कोशिश करना कि तुलना किसकी करनी है, सीट और इस इंसान की करनी है। क्योंकि यू लगाओगे तो ऑब्जेक्टिव केस माना जाएगा, यू डू लगाओगे तो सब्जेक्टिव केस माना जाएगा। अगर यू लिख दोगे तो सीट की और इंसान की तुलना हो जाएगी, यू लिख दोगे तो पता क्या मतलब हो जाएगा, यू लिख दोगे तो पता क्या मतलब हो जाएगा। यानी वो अंकल कहना चाह रहा है इस औरत को ना, इस औरत को अगर सीट और तुझ में से चुनना पड़े, इस औरत को सीट और तुझ में से चुनना पड़े तो इसको सीट की ज्यादा जरूरत है। अरे यार सीट का और तेरा कंपैरिजन नहीं कराना है, सीट तुझे भी चाहिए, सीट औरत को भी चाहिए, दोनों को सीट चाहिए, औरत और तेरा कंपैरिजन कराना है। तो यहां सब्जेक्टिव केस लगाना था, ऐसे आएगा, बिकॉज कंजंक्शन है, शी सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, कैरिंग मेन वर्ब है, बेबी इसका ऑब्जेक्ट है। बोलो जी, आ गई क्लैरिटी? 2 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर अपने इस वाले कॉन्सेप्ट पर आएंगे, ठीक है। जिसको वॉशरूम वगैरह जाना है जल्दी से जाके फटाक से वापस आइए, 2 मिनट बाद अपना ये कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे। अब हमने एक रूल जो पीछे मैंने कहा था कि ये आगे चल के आएगा, कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाए जाते हैं, वो ये वाली वर्ब है जी, ठीक है। एब्सेंट, प्रेजेंट, अडॉप्ट, ये सब वर्ब ऐसी हैं जिनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाए जाते हैं। पहले तो मैं आपको इसके पीछे का कारण बता देता हूँ, फिर एक स्टोरी सुनाता हूँ जिससे इनको याद कराता हूँ, फिर इन पे एरर कैसे आते हैं वो दिखाता हूँ, फिर ये रूल कब फ्लॉप होगा वो दिखाता हूँ, ठीक है। सारा काम समागम अभी चालू हो रहा है, ठीक। आइए जरा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज करें इन वर्ब के बाद, इन वर्ब के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज करें, ठीक है जी। एब्सेंट, प्रेजेंट, अडॉप्ट, एडजस्ट, एक्विट, एग्जर्ट, अप्लाई, हर्ट, प्रोस्टेट, सबमिट, रिजाइन, रिकंसाइल, ये सारी वर्ब। रीजन क्या? रीजन ये कि सारी की सारी वर्ब ट्रांजिटिव है। रीजन ये है कि ये सारी की सारी वर्ब जितनी है सबके सब ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, ये अपना ऑब्जेक्ट रखेंगे, ठीक है। रीजन क्या है इनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आने का, कि ये सारी की सारी वर्ब ट्रांजिटिव है। अगर ऑब्जेक्ट मिल रखा हो तो बहुत अच्छी बात है, ना मिल रखा हो तो इनका जो ऑब्जेक्ट है अक्सर ये खुद ही होते हैं। जैसे जैसे प्रोस्टेट माने होता है झुकाना, अगर किसी और को झुकाया जाए तो बात हो रहा है अक्सर खुद को झुकाया, उसने खुद को झुकाया भगवान के आगे, उसने खुद को झुकाया राजा के आगे, हाँ कि ना। ये जितने भी वर्ब है, अडॉप्ट माने ढालना, उसने खुद को ढाला, उसने खुद को एडजस्ट कर लिया। एक्विट माने एक तो माफ करना होता है, जो दोष मुक्त करार देना होता है, और एक एक्विट माने खुद को ढालना भी होता है। तो ये जितनी वर्ब आपको नजर आ रही हैं, जितनी वर्ब आपको नजर आ रही हैं, ये वर्ब ऐसी हैं, ये वर्ब ऐसी हैं, इनको ऑब्जेक्ट चाहिए। अगर मिल जाए बहुत अच्छी बात, नहीं तो इनका जो मीनिंग है वो ऐसा है कि इनका ऑब्जेक्ट जनरली खुद ही होता है पर्सन, ठीक। इस वजह से इनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है, पहली बात तो ये, ठीक है। अब सबसे पहले काम करते हैं, इनको याद करने से पहले एक बार देखते हैं जो इनको रट के जाते हैं उनके साथ क्या हाल होता है। मान लो कोई बच्चा है जो इसको रट के चला गया बस कि ये वर्ब है,
इनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है रट लो। रट्टे बिठाने से देखो क्या होता है। ये सेंटेंस है, ये मैंने आपको बेसिक्स में भी कराया था, अगर आपको याद हो तो। मिस्टर गुप्ता इंट्रोड्यूस्ड टू द वीसी ऑफ द कंपनी, कुछ याद आ रहा? बेसिक्स में कराया था। मिस्टर गुप्ता सब्जेक्ट हो गया, इंट्रोड्यूस्ड वर्ब हो गया, टू प्रीपोजिशन है, वीसी इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ऑफ प्रीपोजिशन है, कंपनी इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। वो जो रट के गया है वो तो ये सब देखेगा ही नहीं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। उसने तो रट रखा है कि इंट्रोड्यूस वर्ब के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। वो सोचेगा गुप्ता जी के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा, हिमसेल्फ आएगा, बिल्कुल एकदम सही हो गया, उसको मार्क्स मिल गए। लेकिन अगर वही रटने वाला बालक इस सेंटेंस पे आ गया, अगर वही रटने वाला बालक इस सेंटेंस पे आ गया, तो वो तो वही प्रोग्राम फीड है उसका, तो उसको तो पता ही नहीं कि यहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्यों लगा रहे हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या काम करता है, यहाँ आ भी सकता है कि नहीं आ सकता। वो तो सीधा रट के गया, इंट्रोड्यूस के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आते हैं, लगा दो। यहाँ करेंगे, यहाँ बताओ। मिस्टर गुप्ता इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ हिज वाइफ, लिखेंगे क्या? बोलो, क्या यहाँ पे हिमसेल्फ आएगा? नहीं। जो समझ के कर रहा है चीज़ों को उसको पता है कि ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया। जब यहाँ पे इस वर्ब को ऑब्जेक्ट मिल चुका है, जब यहाँ पे इस वर्ब को ऑब्जेक्ट मिल चुका है, तब जबरदस्ती का क्यों लगाएंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन? तब जबरदस्ती का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्यों लगाएंगे बताओ? मेरी बात आ रही है समझ में? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इसलिए लगाते हैं जब इस वर्ब को, ये वर्ब ट्रांजिटिव है, इसको ऑब्जेक्ट चाहिए, मिल जाए बहुत अच्छी बात, नहीं मिला तो मैंने हिमसेल्फ को, जो कि एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन था, ऑब्जेक्ट के रूप में यूज में लिया है। इतनी तो बात हुई है। अरे हाँ के ना? अगर मैं रट के जाता तो दिक्कत हो जाती। चलो जी, अब इन वर्ब्स को मैं आपको एक स्टोरी टाइप बता के समझाने याद कराने की कोशिश करता हूँ। ठीक है जी। एक लड़का था, कोचिंग वोचिंग लेने पहुंच गया, दिल्ली कोचिंग वोचिंग लेने पहुंच गया मान लो। ठीक है, शुरू में काफ़ी क्लास वो एब्सेंट था, काफ़ी क्लासेस तक वो एब्सेंट था, क्योंकि कोर्स शुरू हो चुका था, वो अपना लेट आया। और ऑफलाइन में तो ये सुविधा भी नहीं होती कि रिकॉर्डेड देख लेगा बैक करके। शुरू की 4-5 क्लास उसकी निकल गई, बेसिक वाली क्लास निकल, बाद में वो प्रेजेंट भी था, बाद में ऐसी बात नहीं है, वो प्रेजेंट भी था, बाकी क्लासों में वो आया भी, उसने कोशिश भी करी, उसने कोशिश करी खुद को अडाप्ट करने की, एडजस्ट करने की, एक्विट करने की। एक्विट फिर बता रहा हूँ, एक्विट का एक मतलब होता है जज जब किसी को दोष मुक्त करा देता है, दोष बरी कर देता है, वो वाला मतलब नहीं। मीनिंग भी बड़ा इंपॉर्टेंट है जो मैं कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे। इसका मतलब है ढालने वाला ही, माहौल के अनुसार, एटमॉस्फेयर के अनुसार, सिचुएशन के अनुसार खुद को ढालना। उसने पूरी कोशिश करी कि बाकी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, इनके अकॉर्डिंग, इस क्लास के एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग मैं खुद को ढाल लूँ, अडाप्ट कर लूँ, एडजस्ट कर लूँ, एक्विट कर लूँ। पूरी कोशिश करी उसने, एक्सर्ट कर दिया उसने उसको। एक्सर्ट करने का मतलब होता है पूरी तरह से झोंक देना, एक्सर्ट करने का मतलब होता है खुद को किसी काम में बुरी तरह से लगा देना, झोंक देना। उसने खुद को एक्सर्ट कर दिया बढ़िया से, लेकिन खुद को अप्लाई कर दिया। ये सबका मतलब, ये देखो, इन तीनों का मतलब है ढालना, इन तीनों का मतलब है खुद को निछावर कर देना, लगा देना। खुद को पूरी तरह से लगा दिया उसने, लेकिन अब बेसिक्स तो क्लियर ही नहीं है। पहली क्लास के पहले सेंटेंस से तो बैच देखा नहीं, बाद में कोशिश कर रहा है, एक तो एफर्ट्स 3 गुना लग रहे हैं और फिर भी वो क्लैरिटी से समझ में नहीं आ रहा, कोर्स की खिचड़ी बने जा रही है। एक दिन अमन सर ने क्लास में उठा लिया, हाँ भाई बताइए प्रीपोजिशन प्लस, मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस में नाउन का कॉम्बिनेशन है कि जिरण प्लस में जिरण का ऑब्जेक्ट है? उसको आया नहीं, सर ने वो बात 5 बार पढ़ा दी, आएगा कहाँ से, क्लैरिटी है नहीं बेसिक्स की। डांट लगा दी, डांट लगा दी बढ़िया वाली। क्या बात भैया, घर में क्या जुए हुए का पैसा आता है क्या? ऐसी बातें बोल दी टीचर ने, जो तू पढ़ता लिखता नहीं है, माँ बाप ने पढ़ने लिखने के लिए भेजा और तू ये सब काम यहाँ टाइम पास कर रहा है, ऐसी बातें टीचर ने बोली। तो उससे भैया उसको बहुत हर्ट हो गया, वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो गया। टीचर की बातों ने उसके स्वाभिमान को झुका दिया, टीचर की बातों ने उसके स्वाभिमान को झुका दिया, प्रोस्ट्रेट कर दिया, झुका दिया। उसने हार मान ली, उसने सबमिट कर दिया, रिजाइन कर दिया, रिकंसाइल कर दिया। तीनों का मतलब है हार मान लेना। उसने सब, यहाँ पे सबमिट का मतलब वो नोट सबमिट, असाइनमेंट सबमिट वाला नहीं है। रिजाइन का मतलब वो जॉब से रेजिग्नेशन वाला नहीं है। रिकंसाइल का एक मतलब था सुलह करना, वो मतलब नहीं है। इन तीनों का मतलब है हार मान लेना, खुद को ये बात समझा लेना कि ये काम मेरे बस का नहीं है, ऐसा ही है, मुझसे नहीं हो पाएगा।
उसने सबमिट कर दिया, रिज़ाइन कर दिया, रिकंसाइल कर दिया। बाय चांस क्या हुआ, वो तैयारी वैयारी छोड़ के जाने ही वाला था, बाय चांस उसके पीजी में, वो पीजी में होता ना 2-3 लड़के रहते एक रूम के अंदर ही, एक नया लड़का आया उसके रूम में, एक सीट खाली थी, आया और भाई कहाँ से, अरे यार मैं वो है ना जयपुर के पास दौसा वहाँ का हूँ भाई। अच्छा, और मैं भी वहीं का हूँ, भरतपुर का ही तो हूँ मैं भी। अच्छा, और भाई कैसा है, ये वो बढ़िया सब है। तू किस चीज़ की तैयारी कर रहा है? यार मेरी कोचिंग तो हो गई पूरी, घर पे ना माहौल सा नहीं बन रहा था, तो मैं तो बस अपना रिवीजन के लिए आया हूँ, भी पेपर में 2-3 महीने रह गए, मैं तो उसके लिए आया हूँ बस। तू भाई? अरे यार मैं तो चल दिया यार, अपने तो बस का नहीं है, इंग्लिश नहीं आती समझ। कहता कहाँ पढ़ रहा है भाई? कहता है यार एक वो अमन अमन नाम का। यार वो तो बढ़िया पढ़ाता है, मैं उसी से तो पढ़ा हूँ, इंग्लिश में तो मेरे बढ़िया नंबर आ रहे। कहता कहाँ बढ़िया पढ़ाता है यार, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और जीरेंट जीरेंट के ऑब्जेक्ट फलाना दिगड़ा, पता नहीं क्या क्या करता रहता, नाउन क्लॉज फलाना दिगड़ा। कहता यार टेंशन मत ले, तो एक बार तू मुझे बस इतनी बात बता, क्या तू पहली क्लास के पहले सेंटेंस से आ रहा है? कहता ना यार, पहली 6 क्लास छूट गई थी। कहता यार यही तो दिक्कत है, एक एक क्लास आपस में रिलेटेड है, जब तक तू पहली क्लास के पहले सेंटेंस से नहीं आएगा तब तक वो क्लैरिटी आएगी नहीं। मेरे कहने से एक काम कर, मेरे कहने से एक काम कर, पहली क्लास के पहले सेंटेंस से देख ले, ठीक है? तब तक मान लो यूट्यूब चैनल था तो अमन सर के यूट्यूब चैनल से पिछली बेसिक वाली क्लास देख ले, नहीं तो अमन सर से परमिशन लेके कोई दूसरा नया बैच चालू हो रहा होगा, उसकी पहली 5 क्लास लगाया कॉन्टीन्यूटी से लगातार, बेसिक्स क्लियर करा आपने। ने कहा ठीक है भाई, उसने इस अपॉर्चुनिटी को अवेल किया, उसने इस अपॉर्चुनिटी को खुद को लाभान्वित करवाया, है ना? इंट्रोडक्शन हुआ उस लड़के से, उसने इसको गाइडेंस दी, उसने इस अपॉर्चुनिटी को अवेल किया। भाई उसको तो मज़ा आने लग गया, अम्यूज होने लग गया, वो तो मज़ा ही आने लग गया उसको इंग्लिश में। इंग्लिश को वो रटने नहीं, उस इंग्लिश को एंजॉय करने लग गया बढ़िया से वो। अगली बार अमन सर ने जब उससे कुछ पूछा, उसने सट से जवाब दे दिया। अमन सर भी उसकी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई, और उसकी जो क्लास में बेइज्जती हुई थी उसका भी उसने बदला ले लिया। अवेंज का मतलब होता है बदला ले लेना, और उसका हुआ खोया हुआ जो सम्मान था, उसकी खोई हुई जो इज्जत थी, वो भी वापस आ गई। बोलो जी, समझ में आया? हाँ जी। तो ऐसे करके आप इन वर्ब को थोड़ा सा दिमाग में रख सकते हो कि अच्छा भैया ये वाली वर्ब थी। अब यहाँ पे जो मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि मीनिंग पे भी ध्यान देना, ठीक है? एक और जगह बताता हूँ जहाँ रटने वालों का दिमाग खराब हो जाएगा। अब मैंने कहा कि यहाँ पे एडजस्ट, अप्लाई, एडजस्ट, अडाप्ट, इनका मतलब यहाँ पे क्या है? ढालना। और एग्जर्ट और अप्लाई का मतलब है खुद को निछावर कर देना, खुद को कुर्बान कर देना। अब इसी बात को अगर आपको नहीं पता, अगर ये बात आपको नहीं पता तो पेपर में रटने वालों को कैसे कष्ट देती है, आओ समझो। एक बार इस सेंटेंस को पढ़ो और इसका मीनिंग देखने की कोशिश करना। इस सेंटेंस को पढ़ो और इसका मीनिंग देखने की कोशिश करो एक बार। हाँ जी। मदर टेरेसा ने खुद को न्यौछावर कर दिया मानवता की सर्विस के लिए, मानवता की सेवा के लिए। सब्जेक्ट, वर्ब, टू प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट। अप्लाई का यहाँ मतलब निकल रहा न्यौछावर कर देना, कुर्बान कर देना, सेक्रीफाइस कर देना। तो किसी को तो करोगे, किसको कुर्बान किया? मदर टेरेसा ने न्यौछावर कर दिया, कुर्बान कर दिया, किसको? नहीं लिखा हुआ, ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्वियसली खुद को ही किया होगा, तो लो जी हरसेल्फ आ गया, ऑब्जेक्ट का काम कर गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन गया। क्योंकि यहाँ पे अप्लाई का मतलब है, यहाँ पे अप्लाई का मतलब है कुर्बान कर देना, सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस वन सेल्फ, कुर्बान कर देना, सेक्रीफाइस कर देना। मेरी बात आ रही है समझ में? खुद को कुर्बान कर देना, न्यौछावर कर देना, सेक्रीफाइस कर देना, ये मतलब निकल रहा है यहाँ पे, ठीक? लेकिन अगर इस सेंटेंस की बात करें, लेकिन अगर इस सेंटेंस की बात करें, इस सेंटेंस को देखना आप जरा, इस सेंटेंस को देखना आप जरा। अब रोहन सब्जेक्ट हो गया, अप्लाइड वर्ब हो गया, फॉर प्रीपोजिशन है, जॉब इसका ऑब्जेक्ट है, इन प्रीपोजिशन है, इंडियन रेलवेज इसका ऑब्जेक्ट है। इंडियन रेलवेज कर लेना, एस लगा लेना, संस्था के नाम में रेलवेज है।
रोहन ने अप्लाई कर दिया एक नौकरी के लिए, इंडियन रेलवेज में एक नौकरी के लिए अप्लाई कर दिया। क्या यहाँ से फॉर हटा सकते हैं? नहीं, जॉब को थोड़ी अप्लाई करोगे, जॉब के लिए अप्लाई करोगे। क्या यहाँ पे हिमसेल्फ आएगा? रोहन ने खुद को अप्लाई कर दिया, ये मीनिंग देना है। यहाँ पे अप्लाई का मीनिंग चेंज हो गया, यहाँ मतलब हो गया आवेदन देना। रोहन ने आवेदन दिया इस चीज़ के लिए, रोहन ने आवेदन दिया इस चीज़ के लिए। यहाँ पे इसका मतलब एप्लीकेशन भेजना हो गया, और यहाँ पे ये इंट्रांजिटिव होगी, ये सेंटेंस नो एरर है। अब मेरी बात समझ में आई कितना इंपॉर्टेंट है? इसका मतलब है टू सेंड एन एप्लीकेशन, और इस केस में एप्लीकेशन किसी चीज़ के लिए भेजी जाएगी। आप अप्लाई करते हो किसी चीज़ के लिए, यहाँ पे फॉर प्रीपोजिशन के साथ ऑब्जेक्ट आता है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। बोलो भाई, कुछ समझ में आया? ऐसे ही हालांकि आपके पेपर में, हालांकि आपके पेपर में चांसेस कम है, हालांकि आपके पेपर में चांसेस कम है, लेकिन ये जो 3 वर्ब है ना, इनका मतलब ढल जाना भी होता है। अगर आपको सेंटेंस में पेपर में चांस कम है, लेकिन वैसे बता रहा हूँ, कभी नॉवल पढ़ो या कभी डिक्शनरी में, जैसे एक भाई ये मंटू भाई इसने टाइप कर लिया होगा, अगर इसका मतलब ढल जाना निकल रहा हो, अगर इसका मतलब ढल जाना निकल रहा हो कि वो बहुत जल्दी ढल गया, ही अडॉप्टेड वेरी क्विकली टू द न्यू सिटी, वो नई सिटी में, वो नई सिटी में बहुत जल्दी ढल गया, वो नए एटमोसफियर में बहुत जल्दी ढल गया, ऐसा मीनिंग देना हो तो ये बिना ऑब्जेक्ट के भी चल जाते हैं। अगर ऐसा मीनिंग देना हो, जनरली एग्जाम में, जनरली जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, चाहे वो एसएससी हो, सीडीएस हो, एनडीओ या टीचिंग एग्जाम हो, तब इसका मतलब ढालना वाला ही आता है। ये भी हो सकता है जब इसका मतलब ढल जाना निकले तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, ऑब्वियसली हैपनिंग वर्ब के जैसा काम करेगा, और जब ढालना मतलब निकले तो ऑब्जेक्ट होगा। 99% चांस है कि आपके एग्जाम में ये वाला मीनिंग आएगा। क्लियर हो गया? आओ, तो एक और जगह बता दूं जहाँ पे रटने वाले जो हैं वो पेपर में माथा पीटते हैं। एक और जगह बताऊं कैसे रटने वाले पेपर में माथा पीटते हैं। एक बार ये 2 सेंटेंसेस देखो। आंसर ये है, मतलब जो मैं मतलब आंसर ये है कि यहाँ एब्सेंट के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा और यहाँ नहीं आएगा। जो रट के गया होगा एब्सेंट के बाद रिफ्लेक्सिव, प्रेजेंट के बाद रिफ्लेक्सिव, उसको तो पता नहीं, वो तो दोनों जगह टापेगा। यहाँ आएगा और यहाँ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा सोचो, तुम बता सकते हो, लेकिन क्योंकि तुम्हारे बेसिक्स क्लियर है। करो करो, ट्राई करो अपने आप से, खुद बताने का मजा ही अलग है। आगे पढ़ाने से पहले मैं 2-3 बातें एक बार फिर से बोल दूं। प्रोनाउन मॉक 1 जो है, प्रोनाउन मॉक 1 जो है 32 क्वेश्चन, जिसके अंदर अगर 50% भी आपसे अपने आप हो गए थे, टिक टिक करके 40% भी आपका स्कोर है, तो बिल्कुल डीमोरलाइज मत होना। बहुत 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 अच्छा स्कोर है। वो जो रैंक वैंक में आपसे ऊपर आ रहे हैं वो मोस्टली वो बच्चे हैं जो पहले कोर्स कर चुके हैं। ठीक है, जिस कंपनी में मैं पहले पढ़ाता था ये कोर्स वहाँ पे कर चुके थे। मैं यहाँ पे इनको फ्री एक्सेस दे दिया मैंने पिछले 3 महीने वालों को, इसलिए उठ के आ गए हैं ये 1000 बालक। और यही रैंक मेनली जो उसमें रैंक ऊपर नीचे हो रही है ना, वही यही लोग खराब कर रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल डीमोरलाइज नहीं होना है, बिल्कुल 1% भी। अगर 40% 50% भी स्कोर है पहली बार में, एक एवरेज बच्चे का इतना ही आता है। जब 20-25 दिन बाद वो नोट्स रिवाइज करके दोबारा उसको लगाओगे तो
स्कोर आपका 90-95% पहुंच जाएगा, बिल्कुल डिमोरलाइज नहीं होना, पहली बात। दूसरी बात, इसका डिस्कशन मैं कल करूंगा, हर बच्चा कल की क्लास से पहले पहले उस मॉक को लगा लेना, ठीक है जी। तीसरी बात, मॉक के टाइम वो मत करने लग जाना, ये सब्जेक्ट वर्ब ये जो तोड़ने वाली बातें हैं ये आपको कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए की जाती हैं। मॉक के टाइम खाली पढ़ना, उस सेंटेंस का मीनिंग सोचना, अपने आप दिख जाएगा अच्छा ये इसके लिए आ रहा है, ये इसके लिए आ रहा है और ये एरर है, ठीक है जी। ये तीन बातें ध्यान रखनी है। ही वॉज एबसेंट फ्रॉम माई क्लास, वो मेरी क्लास से एबसेंट था, वो मेरी क्लास से एबसेंट था। ये सब्जेक्ट है, वॉज लिंकिंग वर्ब है, एबसेंट एडजेक्टिव है जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह से काम कर रहा है, फ्रॉम प्रीपोजिशन है और ये क्लास प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है और माई यहाँ पर पॉजेसिव एडजेक्टिव है। क्लियर हो गया? हाँ जी। यहाँ पे ये जो एब्सेंट आप देख पा रहे हो ये एब्सेंट एडजेक्टिव है पहले वाले सेंटेंस में। नीचे वाले सेंटेंस के अंदर क्या है, यू सब्जेक्ट है, शुड हेल्पिंग वर्ब है, नॉट एडवर्ब है, एब्सेंट यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव है कि मेन वर्ब है? यहाँ पे एब्सेंट क्या है, एडजेक्टिव है कि मेन वर्ब है? यहाँ पे एब्सेंट क्या है, एडजेक्टिव है कि मेन वर्ब है? बोलो। मेन वर्ब है, इसलिए इस बार ये ऑब्जेक्ट रख रही है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये प्रीपोजिशन, ये इसका ऑब्जेक्ट और ये हिज पॉजेसिव एडजेक्टिव। कुछ मेरी बात आई समझ में जो मैंने बोला? मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहता हूँ, मान लो कोई बच्चा रट के चला गया कि एब्सेंट के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है, तो एक बार देखना यार, वॉज के बाद V1 कब से आने लगी? वॉज के बाद V1 कब से आने लगी? ये एब्सेंट वर्ब कैसे हो सकता है, खुद सोच। और ये तो मैं करा भी चुका हूँ पिछले 2-3 टाइम से, है ना। वह एब्सेंट है, वह प्रेजेंट है, कुछ याद आया? तो एब्सेंट जो है यहाँ पर एडजेक्टिव की तरह से काम करा, और एडजेक्टिव थोड़ी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो वर्ब रखती है ऑब्जेक्ट के रूप में, इसलिए यहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा और यहाँ आएगा, क्योंकि यहाँ शुड मॉडल है, ये नॉट हेल्पिंग वर्ब है, एब्सेंट यहाँ मेन वर्ब है। यहाँ पे एब्सेंट एडजेक्टिव नहीं हो सकता क्योंकि शुड तो क्या एडजेक्टिव है, मेन वर्ब थोड़ी है, मतलब एडजेक्टिव थोड़ी बन जाएगा, फिर मेन वर्ब किसको बनाओगे? यहाँ ये मेन वर्ब है। मेरी बात आई समझ में? क्लैरिटी आई? अब समझ में आ रहा है कि रटने रटने से क्या क्या दिक्कतें होती हैं, क्लैरिटी क्यों जरूरी है। इस पे आओ जरा। ये भी इसी चीज़ पर बेस्ड है, ये भी इसी चीज़ पर बेस्ड है कि सेटिस्फाइड वर्ब भी होती है, सेटिस्फाइड एडजेक्टिव भी होता है। इस सेंटेंस को देख लो और फिर एक बार इस सेंटेंस को देखो। जैसे मैरिड वर्ब भी हो सकता है, राहुल मैरिड शालिनी, और राहुल इज मैरिड। मैरिड एडजेक्टिव भी हो सकता है, मैरिड वर्ब भी हो सकता है, हाँ के ना। ऐसे ही सेटिस्फाइड एडजेक्टिव भी हो सकता है, सेटिस्फाइड वर्ब भी हो सकता है। सोचो जरा किसमें क्या है। ये सब्जेक्ट बन गया, ये वर्ब है, विद प्रीपोजिशन है, क्योंकि अगर मैं इसको यहाँ पे एडजेक्टिव मान लूंगा, क्योंकि अगर मैं इसको यहाँ पे एडजेक्टिव मान लूंगा तो देखो पूरे सेंटेंस में वर्ब ही नहीं आई, फिर तो पूरे सेंटेंस में वर्ब ही नहीं आई ना। अरे बोलो। तो यहाँ पे इसको वर्ब मानना पड़ेगा, वर्ब मानना पड़ेगा तो ट्रांजिटिव है। तो या तो उसने किसी और को संतुष्ट किया होता, उसने अपने बच्चों को संतुष्ट कर दिया उस डिलीशियस खाने से, उसने अपने दोस्तों को संतुष्ट कर दिया उस डिलीशियस खाने से, उसने खुद को संतुष्ट कर लिया। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब हिमसेल्फ को आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। क्लियर हो गया? लेकिन अगर सेंटेंस ऐसे लिख दें, वह संतुष्ट था फूड की क्वालिटी से, खाने की जो क्वालिटी थी ना उससे वो संतुष्ट था। कुछ याद आ रहा है? आई एम मैरिड, आई एम अनमैरिड, हाँ के ना, आई एम टायर्ड, वही तो है ये। यहाँ पे ये वॉज लिंकिंग वर्ब है, ये एडजेक्टिव सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, विद प्रीपोजिशन है, क्वालिटी इसका ऑब्जेक्ट है और प्रीपोजिशन है इसका ऑब्जेक्ट, और ये वाला सेंटेंस नो एरर है। अब जो सोचो रट के गए होंगे कि सेटिस्फाइड के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है और सेंटेंस ये आ जाए तो दिमाग खराब हो जाएगा। अगर मैं इस सेंटेंस में कोई और गलती कर दूं, अगर मैं इस सेंटेंस के अंदर कोई और गलती कर दूं, आगे क्वालिटी की जगह क्वालिटीज लिख दूं या मतलब कोई और चीज़ कर दूं, हाँ के ना, आगे और कहीं गलती कर दूं, विद द क्वालिटी इन फूड लिख दूं, यहाँ गलती कर दूं, वो रट के गया हुआ है। आई बात समझ में? चलो जी इस पे आ जाओ। ऑल द पीपल प्रोस्टेटेड बिफोर द न्यूली अनॉइंटेड किंग,
ऑल द पीपल प्रोस्ट्रेटेड बिफोर द न्यूली अनॉइंटेड किंग। ठीक है, सबके सब लोगों ने झुकाया। ऑल क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है, पीपल सब्जेक्ट है, प्रोस्ट्रेटेड वर्ब है। ठीक है, हाँ जी, ऑल द पीपल प्रोस्ट्रेटेड, सबके सब लोगों ने झुकाया, के सामने, किसके सामने? राजा के सामने। सबके सब लोगों ने झुकाया राजा के सामने। कौन सा राजा था? नया राज्य अभिषेक हुआ राजा। अनॉइंट का मतलब होता है जिसका भी ताज़ा गद्दी मिली हो। ठीक है, ये अनॉइंटेड यहाँ पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है, ये यहाँ पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है, और ये न्यूली जो है यहाँ पे एडवर्ब है। नया अनॉइंट हुआ हुआ राजा। अब किसको झुकाया? किसको झुकाया? नहीं लिखा हुआ, नहीं लिखा हुआ तो फिर यहाँ पे बताओ, देमसेल्व्स कर दो। सबके सब लोगों ने उन खुद को झुकाया, तो ऑब्जेक्ट बनाओ। क्लियर हुआ? चलो इसको देखो जरा, आज के लास्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, आज के लास्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। कल आपका प्रोनाउन का मॉक टेस्ट 1 के जो भी डिफिकल्ट 5-7 जो भी सवाल हैं वो डिस्कस करूंगा। ठीक है, बाकी मैंने सॉल्यूशन इतने अच्छे लिखे हैं, एक एक सॉल्यूशन को पढ़ना, आपका खुद मन से आवाज़ निकलेगी यार इससे ज़्यादा कोई क्या एक्सप्लेन कर सकता है। ऐसे कईयों में तो ग्रंथ हैं, इतना बड़ा बड़ा सॉल्यूशन है। पढ़ना, एक एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन को जरूर पढ़ना। वी एंजॉयड अ लॉट एट द पार्टी, हमने खूब एंजॉय किया। वी सब्जेक्ट है, वी सब्जेक्ट है, एंजॉयड वर्ब है, अ लॉट ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है। कितना एंजॉय किया? खूब एंजॉय किया। आई ट्रस्ट हिम अ लॉट, मैं उस पर बहुत भरोसा करता हूँ। आई लव हर अ लॉट, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। अ लॉट जो होता है ये एडवर्ब के जैसा काम करता है। ऐसा मत कर देना ए आर्टिकल है लॉट ऑब्जेक्ट है, कहीं ऐसा बना दो। ठीक है, लॉट को एंजॉय किया नहीं, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, बहुत मतलब होता है इसका। ठीक है, एट प्रीपोजिशन है, पार्टीज का ऑब्जेक्ट है, येस्टरडे एडवर्ब ऑफ टाइम है। अब इसको ना मीनिंग से नहीं करना है, जैसे उसमें किया ना, उन्होंने खुद को झुकाया, मदर टेरेसा ने खुद को निछावर कर दिया, मिस्टर गुप्ता ने खुद को इंट्रोड्यूस किया, बाकी सबको मीनिंग से किया। इसको बस मीनिंग से मत करना, क्योंकि एंजॉय वर्ब ट्रांजिटिव है। वी एंजॉयड द गेम, हमने गेम को एंजॉय किया। वी एंजॉयड द मैच, हमने मैच को एंजॉय किया। वी एंजॉयड द मूवी, हमने मूवी को एंजॉय किया। ऑब्जेक्ट चाहिए इसको। अगर दे रखा हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये एट भी ना लिखा होता, वी एंजॉयड द पार्टी अ लॉट, हमने पार्टी को खूब एंजॉय किया, सही हो जाता। अगर नहीं दे रखा तो आपको आर सेल्स लिखना पड़ता है। अब इसको मीनिंग से मत कर देना कहीं को, सर ये क्या मीनिंग हुआ, हमने खुद को एंजॉय कर लिया है, कहीं को गंदे मतलब निकाल दो इसके तुम। इसको याद कर लेना कि एंजॉय वर्ब ट्रांजिटिव होती है, एंजॉय वर्ब ट्रांजिटिव होती है, उसको ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। ना दे रखा हो तो आर सेल्स लगाते हैं, याद कर लेना। ठीक है, कल अपना प्रोनाउन चैप्टर खत्म हो जाएगा। चुटपुट से 3-4-5 रूल है, मॉक टेस्ट 1 का डिस्कशन करना है, कल अपना प्रोनाउन चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है जी।